बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर से मदीहा अल्मास खान आपके साथ है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे राना अजीम साहब और सुहेल इकबाल भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। आपका भी हमें साथ रहेगा हमेशा की तरह। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जिसने कि दुनिया के 150 से ज़ायद ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। 250 के करीब मुश्तबा केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम राना साहब से जानेंगे, सुहेल साहब से भी जानेंगे कि इस वक्त हुकूमती सतह पर जितने भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आलमी इदारे सेहत ने इन इक़दाम को सराहा है। राना साहब से जानते हैं कि अपोजिशन इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने अच्छी खासी तैयारियां कर ली हैं, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। अपोजिशन के तौर पे अपना रोल प्ले करे तो ही अपोजिशन मानी जाती है। लेकिन जब हुकूमतों को चैलेंजेस दरपेश होते हैं, कौमों को चैलेंजेस दरपेश होते हैं, तो अपोजिशन को इसको कौमी मसला समझना चाहिए और समझदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या करने जा रही है? कहा जा रहा है कि कुछ नई हिकमत अमली बना ली गई है, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, होने क्या जा रहा है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस प्रोग्राम में ये ब्रेक कर दूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका तौर पर अपनी हिकमत अमली बनाई है। मैं फिर बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर अपनी हिकमत अमली बनाई है, क्योंकि पहले उनकी प्लानिंग कुछ और थी। उस प्लानिंग के तहत उससे पहले कोरोना नहीं था, हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ महाज पर एहतजाजी तहरीक चलनी थी। मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने अपनी तय हुकूमत को टफ टाइम देना था। कोरोना आया, कोरोना आने के बाद तमाम सियासी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई। जब तमाम सियासी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई तो इसका फ़ायदा तो हुकूमत को गया ना। एक अगर हम देखते हैं, अपोजिशन ज़ीरो होकर रहेगी। अब अपोजिशन ना जलसा कर सकती है, ना जुलूस कर सकती है। खौफ तो चैलेंजेस दरपेश है ना राना साहब, हमारे वसाइल इतने महदूद हैं। उसके बाद खौफ का ये आलम है कि अरकान असम्बली एक दूसरे से सलाम नहीं लेते। हमने देखा ना इजलासों में क्या हो रहा है। तो पहले दिल दूर थे, अब हाथ दूर हो गए, सलाम तक नहीं लेते। चलिए, एहतियाती तदाबीर है जो भी है। अब इन्होंने फैसला ये किया है, इनकी एक मीटिंग हुई है। ये मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, मीटिंग किन लोगों की, मीटिंग उन लोगों की हुई है जो हमेशा इन दोनों के दरमियान सहूलतकार होते थे। तो उन्होंने कहा किस तरीके से इस महाज पर भी हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और किस तरीके से हुकूमत को इस महाज पर फ्लॉप किया जाए। उसके लिए ये हुआ कि पीपल्स पार्टी जो है उसने कहा कि हम ऐसा सिस्टम बनाए कि हम ये कहेंगे जो सिंध के अंदर हो रहा है उससे बेहतर कहीं नहीं है, और उसके बाद जो खराब होने की कोशिश हो उसका हुकूमत पर किसी ना किसी तरीके से इल्ज़ाम लगाएं। यानी कभी कहीं फंड हमें नहीं दे रहे, कहीं कहीं कि बलोचिस्तान से जो लोग आए थे, जो आजकल गुफ्तगू शुरू हो गई है, अगर बलोचिस्तान की हुकूमत पर तनकीद करें तो वह भी मरकज़ पे आएगी। लेकिन राना साहब, ये बात हमें मानना पड़ेगी, इस वक्त मुराद अली शाह की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, सिंध के अंदर जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है इस वायरस को लेकर के, वो बुज़दार साहब को और बुज़दार हुकूमत को तनकीद का सामना बहरहाल करना पड़ रहा है उनकी जानिब से। और लोग भी कहते हैं, अवामी रद्द-ए-अमल भी यही सामने आ रहा है कि पंजाब की अगर हम बात करें तो बुज़दार हुकूमत की जानिब से वो इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं जो कि सिंध के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सिंध के जितने मरीज़ आ गए हैं, सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, खुद वज़ीर आला सिंध के जो बहनोई हैं वो खुद इसके पेशेंट निकले हैं, इसका शिकार निकले हैं। सिंध में बहुत ज़्यादा मरीज़ है। अब आप मुझे एक बताएं, एक सड़क है उस पर चलती है 300 गाड़ियाँ, तो सड़क का रूट उसी तरीके से होगा, और एक पे 3 चल रही हैं। उसको आपको देखना होगा। अभी पंजाब में आया, पंजाब में अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो, अल्लाह ना करे, और जैसे जैसे होगी उस वक्त तक इंतजाम सामने आना शुरू हो जाएंगे। सिंध और पंजाब का मुआवजा इसलिए नहीं किया जा सकता, पंजाब और सिंध की आबादी में फ़र्क है, पंजाब और सिंध के शहरों में फ़र्क है, पंजाब और सिंध के कल्चर में फ़र्क है। हिकमत अमली पे आ जाते हैं, क्या बनाई जाए? दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने यह हिकमत अमली बनाई थी कि वो ये शोर करेंगे कि ये इस पंजाब को अगर कोई बचा सकता है तो वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है, और उसके हवाले से उन्हें बाकायदा आपने वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का आपने देखा, शाहिदा खान अब्बासी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा मैं सियासी बात नहीं करूंगा। लेकिन 2012 में शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू को जिस तरह से ओवरकम किया था, इस वायरस को, और जिस तरह सूरत हाल कंट्रोल की थी पंजाब के अंदर, वो आपके सामने है। वो किस तरह से 94 दिन तक मुसलसल बिला तातुल वो मीटिंग्स कॉल करते थे। 6 से 8 मीटिंग होती थी, 2 घंटे की डेली बेसिस में मीटिंग होती थी, जिसमें तमाम MPs होते थे और तमाम सेक्रेटरीज होते थे, उनको हिदायत जारी की जाती थी। अब क्या देख रहे हैं आप सूबाई सतह पर पंजाब की खासतौर पर अगर हम बात करें तो क्या किया जाए? देखिए, अब भी मीटिंगें तो मीटिंग तो दोनों खेलते थे, अब भी मीटिंगें हो रही हैं। रोज़ाना दिन में कोई 20 मीटिंगें हो रही हैं, और रोज़ाना के तौर पे ब्रीफिंग हो रही है। रोज़ाना जो है हर जगह पे जाया जा रहा है, हर सब कुछ
कुछ हो रहा है। मीटिंग मसला नहीं है, अगर मीटिंग से मसला हल हो तो कोरोना और डेंगू को आप आपस में मत मिलाएं। कोरोना और डेंगू का बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेंगू में एक टाइम तक डेंगू होता है, उसके बाद डेंगू की देखिए डेंगू की मेडिसिन मौजूद थी, डेंगू के लिए हर चीज़ मौजूद थी। डेंगू का इलाज मोहम्मद बूटे के क्लिनिक में भी हो जाता था, डेंगू का इलाज सरकारी तौर पर भी हो जाता था। डेंगू के मरीजों के लिए कोई स्पेशल वार्ड नहीं होता था, एक छोटी सी चादर होती थी उसको लगाना होता था। ये एक और वायरस है, इसमें और उसमें फ़र्क रखें, मेहरबानी करें, इसमें करें। अब इस पे वो खेलना चाह रहे हैं। अब खेलने के लिए ये होगा, मैं आपको आज अभी बता देता हूं कि इन्होंने कल से एक नई कैंपेन शुरू होगी। उस कैंपेन में आपको बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध आसिफ अली जरदारी, पंजाब में आके मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और इनके दीगर इनके हमजा शहबाज, चूँकि यहाँ शरीफ ख़ानदान इससे बाहर नहीं निकलता, इनकी तस्वीरें फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बेइंतहा लगनी शुरू हो जाएगी। कल से इनके लोग जो हैं वो एक तहरीरी तौर पर बाकायदा कैंपेन शुरू कर देंगे। कल से मुख्तलिफ जगहों पर ये बैनर लगेंगे कि इससे बचाओ के लिए सोशल मीडिया के थ्रू अब इन दोनों पार्टी की तरफ से ऑपोजिशन की जो कैंपेन चलाई जाएगी, इस पर बात करेंगे। सुहेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सुहेल साहब से भी जानते हैं। सुहेल साहब, आज एक अनोखा कारनामा भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से मुतासर सरकारी ऑफिसर जो है अहम तरीन इजलास में पहुंच गया। अपनी इनकी ये सूरत हाल है, ये हिफाजती इक़दाम हैं, इनके SOPs नहीं कोई बनाए गए हैं। क्या किया जा रहा है कि अपना एक ऑफिसर अगर वहाँ पर पहुँच गया है तो बाकी क्या इक़दाम, किस तरह के इंतजाम? मदिया, देखिए कोरोना वायरस जो एक आलमी वबा बन चुका है और दुनिया भर के ममालिक और पाकिस्तान में हर गुजरते घंटे के साथ सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो रही है। उससे बचने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, 3-4 रोज़ कबल तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत ओपनली और बहुत बोल्ड तरीके के साथ कोरोना वायरस को फेस करते हुए दिखाई देते थे और उनकी स्टेटमेंट भी इस टाइप की सामने आ रही थी। लेकिन आज ये एक्सक्लूसिव स्टोरी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान अचानक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने गैर मामूली इक़दाम क्यों किए हैं और नए SOPs प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट समेत ईवान सदर और दीगर सरकारी इदारों के लिए और आला सतही इजलास के लिए नए SOPs तैयार क्यों करना पड़े हैं। तो मामला ये है कि जो कोरोना वायरस का एक ऐसा मुतासरा मरीज़ था जो कि वफाकी काबीना के इजलास में मौजूद रहा, कि बहुत क्रिटिकल मामला था। बाद में पता चला अगरचे कि उस वक्त स्क्रीनिंग के अमल भी हुआ लेकिन आइडेंटिफाई ये डिटेक्ट नहीं हो सका। और उसके बाद उस ऑफिसर की, जिसका नाम भी मैं जानता हूँ लेकिन हम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत मुसद्दक़ा ज़राए ने इस बात की हमें तस्दीक की है, वो ग्रेड 21 का ऑफिसर है और काबीना इजलास के तकरीबन बेशतर इजलासों को उसके अंदर उसको शिरकत उसकी तकरीबन लाजिम होती है। वो उस इजलास में शरीफ थे और उसके बाद जब ये पता चला कि ये अफसर कोरोना वायरस से मुतासर हो चुका है, बिरून मुल्क उनकी कोई रिसेंट पास्ट के अंदर उनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी, वो इस्लामाबाद में मुकीम थे, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। खलबली मच के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में और दीगर मुतलका सरकारी इदारों के अंदर कि ये तो बहुत क्रिटिकल है, जहाँ पर हम हिफाजती तदाबीर अडॉप्ट कर रहे हैं और बहादरी से इसको फेस करने की आवाम को आगाह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ और मेजर्स भी लेना होंगे जो खुदा न खास्ता किसी और मुश्किल सूरत हाल में ना फंस जाएँ, जिसकी वजह से उस अफसर को इस्लामाबाद से कराची के एक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा चुका है, जहाँ पे उनकी बहुत इंटेंसिव उसके केयर यूनिट के अंदर उनका ट्रीटमेंट जारी है और बताया जा रहा है कि काफ़ी तो उनकी बेहतर हो रही है, लेकिन स्टिल उनका इलाज जारी है। लेकिन जब इतने सीनियर अफसर के वो ऐसा अफसर जो कि वफाकी काबीना के इजलास का हिस्सा थे, इजलास में बैठते थे और किसी को पता नहीं चल सका, तो उसके बाद वार फुटिंग के ऊपर नए इक़दाम किए गए हैं, जिसके नतीजे में ये फैसला किया गया कि यकीनी तौर के ऊपर अमूर सल्तनत को चलाने के लिए इजलास करना भी लाजिम है, मुशावरत भी होनी है। लेकिन आलमी माहिरीन और पाकिस्तानी माहिरीन की तजवीज़ के बाद ये फैसला किया जा चुका है कि किसी सरकारी एक इजलास के दौरान 25 से 30 से ज़्यादा लोग एक जगह पर मौजूद नहीं होंगे और उसके लिए 2-3 कैटेगरीज तश्कील दे दी गई हैं। इवन वफाकी काबीना का इजलास होगा या इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास होगा या दीगर कोई इजलास होंगे, एक टाइम के अंदर 10 से 15 लोग एक जगह पर मौजूद होंगे, 10 से 15 लोग किसी एक और मकाम पर मौजूद होंगे, उनको आपस में वीडियो लिंक के ज़रिए से कनेक्ट किया जाएगा,
और 10 से 15 लोग किसी और जगह पर मौजूद होंगे, आपस में वीडियो कनेक्टिविटी होगी। अच्छा, तो ये जो सरकारी ऑफिसर ये जो सामने आया है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में एकदम खलबली मच गई सूरत हाल की वजह से, और इस नए ऑफिसर के मुश्तबा होने की वजह से अब SOPs तक तब्दील किए जा रहे हैं। जो कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म हाउस में रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास होगा, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम उठाए जाने थे, जो भी इंतजाम हैं, अब SOPs तब्दील कर दिया गया है। क्या अब ये जो इजलास रोज़मर्रा की बुनियाद पर होना था, अब क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? जी, इजलास तो यकीनी तौर पर होंगे, बहुत सी इसकी फैसिलिटी डेवलप कर ली गई है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि किसी एक दिन किसी एक इजलास के अंदर 20-25 के करीब लोग ना हों। 40 की ओवरऑल वहाँ सजेशन दी गई कि एक इजलास के अंदर 40 लोग से ज़्यादा इकट्ठे ना हों, लेकिन सरकारी इजलासों के अंदर, जिसके अंदर बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब होंगे या सदर मुमलिकत हों या दीगर अहम तरीन सरकारी अहदेदार होंगे, वहाँ पर 20-25 से ज़्यादा लोग किसी एक इजलास में नहीं होंगे। उसका तरीक़ेकार ये तय कर दिया गया है, 2-3 वजारतों में और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर वीडियो लिंक का अरेंजमेंट कर दिया गया है। अगर किसी एक इजलास के अंदर, जैसे कि आने वाले दिनों में कोरोना से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद होंगे, डेली बेसिस पर होंगे, स्टडी तय की जाएगी, हर गुजरते घंटे के साथ स्टडी देखी जा रही है, तो उसके लिए वीडियो लिंक के ज़रिए से बाकी लोग वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और बहुत सख्त अहकामात हैं और बहुत सख्ती से उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, न सिर्फ स्क्रीनिंग के ऊपर बल्कि इंटरनली भी, जहाँ पर मुख्तलिफ वजारतों के अंदर अफसरान मौजूद हैं, उनका ओवरऑल बिहेवियर भी नोट किया जा रहा है कि अगर इवन कोई स्क्रीनिंग के अमल से नहीं गुजरता तो एक दीगर अफसरान और उनके आसपास जो मुलाजमीन है जो बहुत नागुज़ीर हैं, स्क्रीनिंग तो बहरहाल जो है बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपकी अपनी लिए बल्कि इर्द-गिर्द के जो लोग हैं आपके, उनको भी महफूज रखने के लिए। राना साहब, ये सूरत हाल है। अब वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर ये जो केस सामने आया, रिपोर्ट हुआ है, वो शख्स चला गया, उसके बाद जब पता चला तो क्या समझते हैं आप कि अपोजिशन की बाद में बात करते हैं, जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ठीक है, आलमी इदारा सेहत की जानिब से तसल्ली बख्श इनको करार दिया गया है, आप नहीं समझते कि इसमें मज़ीद एफ़र्ट करने की भी ज़रूरत है? जी बिल्कुल ज़रूरत है, मज़ीद नहीं, बहुत एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। इसमें बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ हुकूमत को नहीं, हर सतह पर हर शख्स को करने की ज़रूरत है। मामला ये है कि मैंने पहले भी एक कह चुका हूँ, मुझे एक बात बताएं, जिन ममालिक में इतनी ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं वो हमसे कई दर्जे आगे थे ना, बहुत आगे थे। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके हुक्मरान भी इसका शिकार हो गए हैं, जिनके बाकायदा वज़ीर आज़म के अहले खाना जो है इसका शिकार है। आप देखेंगे कि कनाडा में क्या हुआ है। तो वायरस ट्रांसफर भी तो वहीं से हुआ है ना, खुदा न खास्ता ये वायरस यहाँ से वहाँ तो नहीं गया ना, मैं कह रहा हूँ उनके पास बड़े इख्तियार थे। ये करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन उस करने के लिए आप ये देखें कि आप जिस मुल्क में बैठे हैं, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल क्या है, हमारी मुआशी सूरत हाल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, सोर्सेज हमारे सोर्सेज क्या है। अगर उन सोर्सेज में रह के हम जितना कर रहे हैं, और आप तक जो सूरत हाल है, देखें सुबह एक शोर मचा के एक मरीज जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया, लेकिन साबित हुआ वो इसका मरीज नहीं था, वो कोरोना का मरीज नहीं था, सारे टेस्टों की रिपोर्ट आ गई। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ पे वो पोजीशन नहीं है जो पूरी दुनिया के अंदर है। और अल्लाह, हम ये क्यों नहीं दिखा रहे कि कितने मरीज सेहतयाब होके जा रहे हैं, हम ये तो दिखा रहे हैं कितने मरीज हो गए, ये नहीं हम बता रहे कि कितने सेहतयाब होके जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हर जगह जरूरत है। मैं कह रहा खाली वज़ीर आज़म हाउस में नहीं, वज़ीर आला हाउस में नहीं, सिविल सेक्रेटेरिएट में नहीं, ये ज़रूरत मौजूद है उन तमाम दफातर के अंदर, उन तमाम गली मोहल्ले बाज़ारों में जहाँ पर आम आदमी है। देखिए, जिन बड़ी जगहों पे लोग चले जा रहे हैं उनके इलाज हो जाएंगे, किसी का आगा खां अस्पताल में हो जाएगा तो किसी का किसी और जगह भी हो जाएगा, लेकिन आम आदमी जो है जिसको बचाना है, जिसकी रियासत की जो जिम्मेदारी है, वहाँ पर इन्हें बेहतर इंतजाम करने होंगे। अच्छा, ये बताइएगा, और सोशल मीडिया के अलावा और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से हिकमत अमली अपनाई जा रही है? ये सोशल मीडिया होगा, और उसके बाद आप देखेंगे गली मोहल्लों में बैनर्स लग जाएंगे। और इस थोड़े दिन तक मैं आपको ये भी बता दूं, आज तो हड़ताल टल गई डॉक्टर्स की, लेकिन चंद दिनों तक पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल होगी, और इसके पीछे भी अपोजिशन के लोग होंगे। उसके बाद अवामी तो उनका तो ये मुतालबा है ना कि उनको हिफाजती किट्स जो है वो फराहम कर दी जाए, उनके मुतालबात है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, मुतालबात है। ये मुतालबा हड़ताल का ऐलान करने से मशरूत तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप हुकूमत को लिख भी सकते हैं ना, इसके लिए आप कुछ और भी कर सकते हैं। अगर पैरामेडिकल स्टाफ कल हड़ताल कर देता है और वो कहता है हमें फलां चीज़ दें, जो अभी मुमकिन नहीं है, अगर 1-2 दिन बाद अचानक कुछ लोग हड़ताल जुलूस लेके बाहर निकल आते हैं और वो कहते हैं जनाब ये मुआशी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, हमारा कारोबार नहीं चाह रहा, लोग घरों से नहीं निकल रहे, तो उसमें मुझे बताएं हुकूमत का क्या कसूर होगा? वो जो इंटरनेशनल एक सिनेरियो है उसी को आपने करना है ना, उसके पीछे फिर मौजूद है, उसके पीछे ज़हन में रखिए अपोजिशन मौजूद है। मैं फिर आपको बिल्कुल ये बावसूख तरीके से कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में आपको कल से ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक और बता दूँ आपको, हमने आज 5 बजे भी ये बात की थी
अब भी उसके वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तस्दीक की कि वो ज़हीरा अंदोज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ जा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर जो लोग आ रहे हैं ना, जब उनका बैकग्राउंड सामने आएगा ना, जब उनकी गिरफ्तारियां होंगी तो आपको नजर आएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अवाम में जितना भी ये पैनिक है इस कोरोना वायरस को लेकर के, इसमें ऑपोजिशन का बड़ा हाथ है। बिल्कुल और ये कौमी मसला है। राना साहब क्या कहेंगे, क्योंकि हम सबका साझा मसला है, इज्तिमाई मसला, और जब मसले कौमों के आते हैं तो फिर उस वक्त यूनिटी का मुजाहरा करना होता है, फिर ऑपोजिशन खेलने की मेरा नहीं ख्याल करना ज़रूरत होती है, ना वक्त होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इसी तरह मुझे बताएं, कौमी एकजहती का मुजाहरा करना होगा, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और हो भी रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, आने वाले चंद दिनों में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस या कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन जमातों को दावत दी जाएगी, इसमें उलमाए कराम को दावत दी जाएगी, इसमें ट्रेडर्स को दावत दी जाएगी, और मेरा ख्याल है अगले 4 से 5 दिन में ये चीज़ भी आ जाएगी सामने। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि हुकूमत की सतह पर एक दफ़ा दोबारा राब्तों का सिलसिला आज से ही शुरू हो जाएगा। आज से यानी आज की तारीख में, ये कल जब सुबह होगी तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। हुकूमत की सतह पर बाकायदा एक लेटर लिखा जा रहा है, तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को कहा जा रहा है, तमाम उलमाए कराम को ये कहा जाएगा, तमाम मसालिक से तल्लुक़ रखने वालों को, तमाम ऐसी तंजीमों को जो हुकूमत के सख्त खिलाफ हैं, उनको भी कहा जाएगा कि इस मामले पर एक आज हुकूमत बहुत से फैसले कर चुकी है, ताकि इसमें अपोजिशन या कोई चीज़ कोई भागता है तो उसका नुकसान उन्हें हो, फिर वो आवाम के सामने जाके कह सकें कि ये देखें इस कौमी मसले पर ये लोग नहीं थे। हमारी बदकिस्मती है ना, कश्मीर हमारा सबसे बड़ा मसला था, और जब कश्मीर के मसले पे पूरी कौम स्टैंड ले रही थी तो मौलाना फजलुर रहमान जुलूस लेकर हुकूमत के खिलाफ आ रहे थे। आपको याद होगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब हुकूमत ने भी कुछ सोच लिया है, ज़हीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ेंगे, मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे, और अपोजिशन को कोई मौका नहीं देंगे। अपोजिशन को तमाम मुशावरत में शामिल किया जाएगा, और मेरे इतला के मुताबिक एक कमेटी बन रही है, उसमें अपोजिशन को दावत दी जाएगी कि आप भी अपना कोई ना कोई शख्स जो है मेंबर इसमें नामजद करें, ताकि इस कौमी मसले में आपका भी किरदार हो, और इस मामले सारे मामले के बाद अब होगी बहुत सारी, और हम सबको इनफरादी तौर पे अपना इसमें रोल प्ले करना है। और अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो एक कौम हम सबका साझा मसला है, इज्तिमाई मसला है, और हम सबको यूनिटी का मुजाहरा करके इसको ओवरकम करना है। द लास्ट आवर में एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं, कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से सूरत हाल से आपको आगाह करें। तो पंजाब के अंदर जो सियासत है, इस बारे में आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक अहम टास्क सौंप दिया गया है। ये टास्क कुछ इस तरह से सौंपा गया है कि अपने हामियों के साथ मुलाकात करेंगे, और इन हामियों के साथ जो मुलाकात है, कहा जा रहा है कि बेसिकली जो मंजर आम पे हम देख रहे हैं वो हो कुछ यूँ रहा है कि नून लीग को टफ देने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जबकि अगर मुस्तकबिल में हम बात करें, बुज़दार हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस की बात करें, तो इस पे भी राना साहब से हम जानते हैं। राना साहब, ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से हामियों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इन मुलाकातों में जो पावर बैलेंस पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं, वो किस हद तक आपको तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि बड़ी तादाद में हामी जो है उनके साथ मिल जाएंगे। आप गुजरात में भी उन्होंने गए, वहाँ पर भी उन्होंने विज़िट किया है, कुछ लोगों से मुलाकात की है, कुछ हामियों ने उनके साथ इजहार भी किया है। किस तरह से सूरत हाल को देखें मदिया, पंजाब के अंदर तो मैं चूँकि पंजाब, उसके बाद पूरे पाकिस्तान की सियासत की बात करूँगा, मुस्लिम लीग नून की खासकर। मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल पोजीशन नज़र आ रही है। एक तरफ बुज़दार ने वार किया और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप बना दिया, उसमें से ग्रुप में से एक शख्स तो चला गया माफ़ी मांगने वापस, लेकिन अभी उसकी माफ़ी होती है या नहीं होती। लेकिन बाकी लोगों ने ना अभी तक लिख के दिया ना कुछ दिया है, और हम और भी बहुत से लोग इनके साथ राब्तों में हैं, क्योंकि अरकान असम्बली को अपने हल्कों में कामों से गर्ज है, वफादारी से ज़्यादा। ये पंजाब के मुल्क की सियासत का ये अलमिया रहा है, ऐसा होता रहा। अब उस तरह एक तरफ तो बुज़दार ने लगाई और इनको बोले बादशाह ने आके इनके अंदर डंट डाल दिया, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। परवेज़ इलाही ने आज इनका टिकट होल्डर, वो टिकट होल्डर जिसको हमेशा चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून खड़ा करती थी, और आप देखें ना वो नून लीग के लिए कितना ज़रूरी आदमी होगा, वो आज टूटकर चौधरी बरादरान के पास आ गया। अब चौधरी बरादरान पंजाब के अंदर उन्होंने पहली दफ़ा, मुस्लिम लीग काफ के इक़्तिदार में इस तेज़ी से काम नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग काफ के दौरे हुकूमत में इस तरह नहीं किया गया कि अब इन्होंने हर ज़िले में अपनी नुमाइंदगी देना शुरू कर दी है, वहाँ पे ओहदेदार बनाना शुरू कर दिए हैं, साबका साथी इनके वापस आना शुरू हो गए हैं। साबका साथी अगर इनके देखें तो उनकी ज़्यादा तादाद नून लीग में थी, और एक तरफ ये नून लीग के अंदर ये डेंट डालना शुरू कर दिया है। ये आने वाले वक्तों में बेसिक पंजाब की बल्दियाती सियासत जो है उसमें मुस्लिम लीग काफ जो है चौधरी परवेज़ इलाही वो अपना एक बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं।
चाहे वो किसी के साथ भी इत्तेहाद की सूरत में हो, वो अपना एक बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर शहर के अंदर उनका हिस्सा मौजूद हो। जब उनको बल्दियाती हिस्सा मिलेगा, चाहे उसमें मुस्लिम लीग नून का नुकसान करें, वो कर रहे हैं, नुकसान उन्होंने मुस्लिम लीग नून का ही करना है ज़्यादा। जब मुस्लिम लीग नून का नुकसान करते हैं तो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की सियासत को एक बहुत बड़ा डेंट इस मुस्लिम लीग नून के नुकसान में आपको पीटीआई का फायदा नजर आ रहा है? आप क्या समझते हैं? इंतजामी अमूर को देखें अगर, तो बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई के अगर इंतजामी अमूर को मद्देनजर रखें तो हमें तो कहीं भी नजर नहीं आ रही पीटीआई। तो क्या ये राह हमवार की जा रही है? जी, ये राह हमवारी की जा रही है और पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ आपस में बड़े गहरे राब्ते हैं, इनके बहुत गहरे राब्ते हैं। ये आपस में फ़िलहाल लड़ते हमें नज़र नहीं आते, ये इकट्ठे रहेंगे, लेकिन इक़्तिदार के आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग आप ये कहना चाह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई नाराज़गी हमें जो माजी में हम देखते आए हैं वो कोई नहीं होगी और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग काफ जो है अपना इक़्तिदार में बड़ा हिस्सा चाहती है, वो बल्दियाती इलेक्शन की सूरत में हो, वो आने वाले इंतखाबात में। अब बातें आगे मुस्लिम लीग नून के लिए देखें, पंजाब में तो बड़ी एक पोजीशन ख़राब होना शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ भी एक तरफ से, मुस्लिम लीग काफ दूसरी तरफ से उनके लोगों को खींच रही है। अब नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप बन रहा है, जिस ग्रुप का नाम गाजी ग्रुप हम कहते हैं उसे। ये गाजी इस तरह नाम रखा है, ये कोड रखा है इन्होंने आपस में, और जब ये आपस में गुफ्तगू करते हैं उन जगहों पे जो जगह इनकी असम्बली का चैम्बर है या इनके अपने कोई ख़ास मीटिंगें होती हैं, तो उस पर कहते हैं अब हम गाजी इकट्ठे करते हैं। गाजी किसको कहा जा रहा है? शाहिदा खान अब्बासी जो जेल से गया, वो कहते हैं मैंने तो सजा भुगती है अपनी ना, मैंने केस फाइट किया। एहसन इकबाल उस कहते हैं मैंने केस फाइट किया, पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। ख्वाजा साद रफ़ीक, बड़ी लंबी सज़ा, बड़ी जदोजहद की, मतलब कह सकते हैं कि लंबा एक अरसा जेल से, सबसे ज़्यादा लंबा काट किया है। उसके बाद राना सनाउल्लाह। अब आप गौर करें कि जिस दिन से ये लोग बाहर आए हैं, अब तमाम जलसों जुलूसों अवामी राब्तों, चाहे वो जवेद हाशमी से राब्ता हो, चाहे वो KPK में जाएं, चाहे वो ये जाके कराची में जाएं, चाहे वो पंजाब में आए, अब ये लोग चलना शुरू हो गए हैं। साद रफ़ीक आज उनकी बेल हुई, आने वाले दिनों में वो भी आपको इनके काफिले में नजर आएंगे। गाजी और बागी इन दोनों का अगर हम पलड़ा देखें तो आप किसको भारी देख रहे हैं? आप क्या लगता है आपको? पलड़ा गाजी का भारी होगा, लेकिन ये पलड़ा दोनों का, बागी जो है वो भी नुकसान देगा नून लीग की क़यादत को और गाजी भी नुकसान देगा नून लीग की क़यादत को। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? राना तनवीर हुसैन साइड पे आपको कहीं नजर आ रहे हैं किसी जलसे जुलूस में, किसी मीटिंग में? ख्वाजा आसिफ आपको किसी मीटिंग में नजर आ रहे हैं? गुलाम दस्तगीर आपको नजर आ रहे हैं? खुरम दस्तगीर सॉरी आपको नजर आ रहे हैं? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के जो करीब तरीन लोग थे, ये आपको ब्रेक कर दूं बात, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो करीब तरीन लोग थे वो आपको आने वाले दिनों में बिल्कुल बैक पे जाते नजर आएंगे और एक ऐसी मूवमेंट बन जाएगी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इन्हीं गाजी ग्रुप के लोगों को इन करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मजबूरन इसी गाजी ग्रुप के लोगों को इन करना पड़ेगा। वो परवेज रशीद जो बयानियां बयान करता था मियां नवाज शरीफ का, आपको अब भी वो पसे पर्दा नजर आ रहे हैं। अब आपको कोई और लोग नजर आ रहे हैं। इसके पीछे अगर हम कुछ टीवी पे बैठ के वो कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बयान नहीं कर सकते, जो शायद कैमरा भी हमें इजाज़त नहीं देता, कोई कुछ नहीं। राना साहब आप नहीं समझते? चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। अगर वो हामियों के एक बड़ा टोला इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं, नून लीग को टफ टाइम देने के चक्कर में कहीं बुजदार हुकूमत जो है कोई खतरा ना हो जाए, वो खतरे में आ जाए, माजी में कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसा होता हुआ आपको नहीं नजर आ रहा? आप नहीं समझते? एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जिस तरह डेंट चौधरी परवेज इलाही डाल रहे हैं, और चौधरी बरादरान की एक खसूसियत है कि वो आखिरी हद तक अपने इत्तेहादियों के साथ रहते हैं। उनका आप अगर माजी देख लें ना, अगर आप उनका माजी देख लें तो माजी में उन्होंने मियां नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, मियां नवाज शरीफ ने उनको छोड़ा था। तो अब भी वो तहरीक इंसाफ के साथ आखिरी हद तक जाएंगे और आइंदा आने वाले इलेक्शन तक तो आप सोचिएगा। लेकिन बयानिया तो शहबाज शरीफ साहब का है ना, अगर उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने उनका नहीं छोड़ा, लेकिन जो डिवाइड हुई है पार्टी, दो बयानिया इस पार्टी के, नून लीग के। अब तीसरा बयानिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, अब तीसरा बयानिया है। तीसरा बयानिया क्या है कि पार्टी के अंदर से जो वो क़यादत है जो सिर्फ घर के अंदर है उसे ख़त्म किया जाए। जिन लोगों ने सजाए काट के पाकिस्तान में रहना है, क़यादत उनके हवाले की जाए। मैं आपको बिल्कुल कह रही हूँ, तीसरा बयानिया है। और इस बयानिए में आप ज़हन में रखिएगा, आपको किसी एक जगह, ये जो इस बयानिए में जो बागी ग्रुप नहीं, ये जो है गाजी ग्रुप, ये माजी में बड़ा सख्त बोलते थे मुख्तलिफ अदारों के ख़िलाफ़। अब इनमें से किसी शख्स के मुंह से आपको कभी किसी इदारे के खिलाफ गुफ्तगू नजर नहीं आएगी। यानी ये बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगह पे मैनेज हो चुकी हैं और ये आपस में जो है मुस्लिम लीग नून की वो क़यादत जो मुस्लिम लीग नून के अंदर थी, जैसे कहा जाता था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, अब इनका मुतबादल तौर आ रहा है। वो उन लोगों को सामने लाया जा रहा है जिनके मतलब ये कह सकेंगे कि इन्होंने जेलें काटी हैं, ये पाकिस्तान से बाहर नहीं अच्छा, गए। मरियम को किस तरह से आप देख रहे हैं? मरियम चुप रहेंगी जब तक कि वो बाहर नहीं चली जाती हैं, अभी वो इसी वजह से चुप
बांधे हुए हैं, क्योंकि अदालत की जानिब से भी ये शर्त रखी गई थी कि बाहर जाके कोई ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं करेंगी, पॉलिटिकल किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगी। क्या कहेंगे, कब मरियम जो है ट्वीट्स जो है दोबारा से? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मरियम आप बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकती। मौजूदा हालात में कोरोना ने आपकी सियासत का बिल्कुल दफन करके रख दिया है। अगर ये 2 माह या 2.5 माह कोरोना रहता है और 2-2.5 माह में दूसरा जो गाजी ग्रुप है वो डोर टू डोर चला जाता है और आपको कोई बड़े जलसे जुलूस नहीं मिलते, तो इसमें फिर आप 2 से 2.5 माह बाद बजट भी गुजर गया होगा, 2 से 2.5 माह बाद बहुत से हालात चेंज भी हो गए होंगे और आपको आने वाले दिनों में आपको इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत मिल गई होगी। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के बहुत से मसाइल भी हल हो गए होंगे। तो फिर ये सियासत में जो लोग पीछे रह जाते हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ये क्रिकेट का मैच नहीं है कि जिसमें 11वां खिलाड़ी भी खेलेगा। ये वो मैच है जिसमें जो वक्त से पहले आ गया वो ले गया। तो अब इस हालात में मरियम अगर बोलेगी भी तो ट्वीट करेगी, बोलेगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और तो इन हालात में जब आप कोरोना से हट के कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आवाम उसको मुस्तरद कर देगी। लोग घरों में खौफ से बैठे हैं, लोग घरों में दुआएं कर रहे हैं। तमाम कौम जो है वो इस एक ही पेज पे आना चाह रही है कि इस बड़ी बीमारी से, इस वायरस से हमें निजात मिले। तो लिहाजा सियासत तो ख़त्म हो गई। मैंने तो आपको बता दिया कि आने वाले दिनों में नून लीग जो है, आगे नून लीग काफ लीग थी, अब गाजी लीग बागी लीग है और एक नून लीग है। अब नून लीग के अंदर 3 लीगें हैं, गाजी लीग, बागी लीग आपने अच्छा नाम दिया, और आ गया एक नवाज शरीफ के गाजी, नून और बागी। लेकिन देखेंगे आने वाले दिनों में, फ्यूचर में देखेंगे, हम मुस्तकबिल में देखेंगे कि जो बागी लीग है ये नून लीग के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित होगी, और अगर बुज़दार हुकूमत की हम बात करें तो उसके लिए किस कदर टफ ये उसको टाइम देगी और किस कदर जो है ख़तरनाक साबित होगी। अगली स्टोरी की जानिब बात कर लेते हैं। गरीब आवाम को मल्टीनेशनल कंपनीज़ की महंगी अद्वियात छुटकारा दिलाने का फैसला सामने आया। इंतहाई अच्छा फैसला है ये। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की जानिब से ब्रांडेड अद्वियात पर पाबंदी की तैयारी की जा रही है। सुहेल साहब से जानते हैं। सुहेल साहब, क्या कोई लिस्ट बनेगी जिसके अकॉर्डिंग अद्वियात जो है मेंशन की जाएंगी कि अब ये सस्ती होंगी? क्योंकि इसमें तो एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट्स है वो भी है बिहाइंड, वजारत सेहत के कुछ अनासर भी हैं, फिर साथ में ब्यूरोक्रेसी जो है उसका भी बड़ा अमल दखल है। क्या ये तमाम तर जो अनासर हैं ऐसा होने देंगे? आपको लग रहा है कि वाकई अद्वियात जो है गरीब आदमी की पहुँच पर आ जाएंगी, सस्ती मिलेंगी? मदिया, जब हुकूमत और रियासत कुछ करना चाहे तो फिर मल्टीनेशनल कंपनी हो, इंडिविजुअल्स हों या कुछ लोकल कंपनी हो, वो उसके सामने रुकावट नहीं बन सकती। बात होती है विल की। यहाँ पर मामला ये है कि गुज़श्ता 6-8 माह के दौरान आवाम को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी और हर तरफ से वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड फॉलोअर्स थे वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पहुँची हैं कि किस तरीके के साथ लोग मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं और हर गुज़रते दिन के साथ उनकी हुकूमत की आवाम के अंदर मकबूलियत मुतासिर हो रही है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र प्राइम मिनिस्टर ने एक प्लान ऐसा इनिशिएट किया जिसका टाइटल दिया गया है अवामी मफाद आमा के तहत किए जाने वाले इक़दामात। उसमें कौन कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जो कि बेसिकली पॉलिसी मेकिंग कोई मिनिस्ट्री नहीं इनिशिएटिव ले रही, मुख्तलिफ लोग आइडियाज़ देते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है और उसको काबिल अमल बनाया जाता है। इसी प्रैक्टिस के ज़रिए से ये तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इल्म में लाई गई कि पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जो असर और रसूख है वो न सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी उसकी महंगी प्रोडक्ट है, वो डॉक्टरों को मैनेज करती हैं। डॉक्टर्स को मुख्तलिफ इंसेंटिव ऑफर किए जाते हैं। डॉक्टर्स उनकी तजवीज़ करदा अद्वियात को बहुत धड़ल्ले के साथ लिखते हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर आवाम की कमर टूट चुकी है क्योंकि वहाँ पर तमाम अद्वियात दस्तयाब नहीं होती। डॉक्टर्स जो लिखते हैं अल्टीमेटली लोगों को वही नुस्खे के मुताबिक मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसिन परचेज करना पड़ती है। तो सुहेल, इसमें डॉक्टर्स का अपना फायदा होता है ना, फिर ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या किसी न किसी तरह से भी डॉक्टर्स को अकोमोडेट करती है ना, उनको प्राइवेट क्लिनिक्स बना के दिए जाते हैं, उनको हैवी मशीनरी दी जाती है, उनको किसी न किसी तरह से उनका अपना फायदा होता है ना। जी बिल्कुल, यही मैंने बयान किया, बिल्कुल यही बताया कि डिफरेंट इंसेंटिव ऑफर करते हैं, बैरून मुल्क उनके ट्रिप्स भी हैं, मशीनरी प्रोवाइड की, जो बहुत से तरीक़ेकार हैं उसके, जो डॉक्टर्स को वो मैनेज करती हैं, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली उसकी जो कीमत चुकाना पड़ती है वो एक आम शहरी को चुकाना पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले को टेकअप किया, वजारत सेहत से डिस्कशन की गई, ड्रैब से भी इनपुट लिया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ऐसी मेडिसिन
जो ब्रांडेड नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज तैयार नहीं करती, लेकिन उनके मुतबादल कुछ ऐसी पाकिस्तानी कंपनियां भी वो अद्वियात तैयार करती हैं जो पाकिस्तान के और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो बिल्कुल बेहतरीन अद्वियात हैं, वो सस्ती हैं, उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है एक ब्रांडेड मेडिसन के मुकाबले में पाकिस्तानी कंपनियों की अद्वियात में। तो वो अब ड्रैप का बहुत सख्ती से कवानीन पर अमल दरामद हो रहा है, तो अद्वियात वही मार्केट में फ़रोख्त हो सकती हैं जो ड्रैप से मंजूर शुदा हैं। तो मंजूर शुदा अगर हैं तो फिर अवाम महंगी अद्वियात क्यों ख़रीदें? इस मामले को वहाँ पर एक आला सतही इजलास के अंदर इसके ऊपर डिबेट की गई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो पेपरा रूल्स के तहत टेंडर करते हैं, मुख्तलिफ अद्वियात ख़रीदते हैं और जो अद्वियात स्टोर्स में दस्तियाब नहीं होती उनको डॉक्टर्स लिखते हैं। उसके साथ बताया गया कि पेपरा रूल 2004 के रूल 10 वो भी इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी कंपनी को आपको बेनिफिट भी नहीं देना और किसी कंपनी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। फेयर प्ले की आपने फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड आपने बेसिकली वहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जिसके पेश नज़र अब ये फैसला हो चुका है। वजारत सेहत को वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मामले खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को ये हदायत की है कि हम फौरी तौर के ऊपर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें कि वहाँ पे गरीब आवाम के लिए महंगी अद्वियात नहीं लिखी जाएंगी। जो ड्रैप की मंजूर शुदा अद्वियात मार्केट के अंदर फ़रोख्त कर रही हैं, पाकिस्तानी कंपनियाँ तैयार करती हैं, उनका स्टैंडर्ड्स बिल्कुल इंटरनेशनल है, वो सस्ती तरीन अद्वियात हैं, वही अद्वियात लिखी जाएंगी। इनको डॉक्टर्स को पाबंद कैसा करना है उसके लिए तजावीज़ तलब कर ली है प्राइम मिनिस्टर ने। ज़ाब्ता कार क्या होगा, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जहां पर आवाम को रिलीफ देने के वज़ीर आज़म के दावे उसमें एक ये भी इक़दाम शामिल है। लेकिन सुहेल, रेशन जो है ये भी एक बड़ा मसला है। आपको याद होगा पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने, जहाँ पर हमारे यहाँ पोलियो है, डेंगू, उसके बाद हेपेटाइटिस आया था, हेपेटाइटिस के हवाले से उन्होंने बहुत ही सस्ती कोई दवाई जो ईजाद की थी। ये मामला काफ़ी अरसे तक अदालतों में भी रहा और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई थी। इसकी वजह से भी बैरून मुल्क से वही महंगी दवाइयाँ मल्टीनेशनल कंपनीज की जो है लोग बेचारे वो उनको लेना पड़ती थी। रजिस्ट्रेशन एक बड़ा मामला है। आप समझते हैं कि अब इस तरह की कोई हर्डल जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी? मदिया देखिए, बदकिस्मती साथ हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कंपनियाँ और इंडिविजुअल्स वो इतने ज़्यादा तगड़े हो चुके हैं कि मुख्तलिफ रेगुलेटर्स के ऊपर वो असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ वो ये समझते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई छोटी कंपनी कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आती हैं और उसका एक तरीक़ेकार है, ड्रैप का एक तरीक़ेकार है, अगर उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं तो वो हर सूरत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लेकिन वो कंपनियां जो बड़ी हैं, तगड़ी कंपनी हैं, वो उन कंपनियों की, छोटी कंपनियों की राह में या सस्ती अद्वियात की राह में रुकावट डालती हैं। उनके बहुत से लोग बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर, मुख्तलिफ वजारतों में, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, जिनके ज़रिए से वो मुख्तलिफ हर्डल्स क्रिएट करके रुकावट डालती हैं। लेकिन ड्रैप का एक अपना बोर्ड मौजूद है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को उसको फर्दर एम्पावर करना चाहिए, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को उन्हें वहाँ फर्दर उनको एम्पावर करना चाहिए और मेरिट के ऊपर जो भी पाकिस्तानी कंपनी हो या जिस तरफ से भी कोई पाकिस्तानी कवानीन को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के सेट किए गए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अद्वियात तैयार की जाती हैं और अगर वो सस्ती अद्वियात हैं तो उनको फ़रोख्त करने का उनको इख्तियार भी मिलना चाहिए और वो यकीनी तौर के ऊपर इस्तेमाल भी होनी चाहिए। ठीक है जी, दिला एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम प्रोग्राम में बात करेंगे सहाफ़त के बारे में। जी हाँ, सहाफ़त एक अजीम और मुक़द्दस पेशा है और इस अजीम और मुक़द्दस पेशे में बददियानती करने वाले जो एलिमेंट्स है, जो अनासिर है, जो माफिया है, वो किस तरह से बड़े बड़े इदारों, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का, चैनल्स का, न्यूज़पेपर्स का नाम जो है उसको मिसयूज़ करते हैं और जाली सहाफ़ी माफिया जो है वो किस तरह से ना सिर्फ सरकारी अफसरान को लूटते हैं बल्कि प्राइवेट लोगों को भी लूटा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। कुछ छोटी सी भी बात होती है, कुछ छोटी सी भी खबर उनके हत्थे आ जाती है या फिर अपने उनके जहाँ पर मुफाद होते हैं, अपने बड़े बड़े काम जो होते हैं वो किस तरह से निकलवाते हैं। और यही वो जाली सहाफ़ी माफिया है जिसने कि सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे का ये हाल कर दिया है। वरना आप जानते हैं कि मुक़द्दस पेशा और इसमें काम करने वाले हम जैसे जो लोग हैं जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और वो बड़े इदारे जिनकी साख को डैमेज किया जाता है, इसी जाली सहाफ़ी माफिया के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से ये एक्टिव है और इनके पीछे कौन से अनासर हैं जो कि इनकी पुष्पनाही करते हैं। राना साहब से जानते हैं। राना साहब बताइएगा, मिसयूज़ किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लिया जाता है, उसका ऑफिस कार्ड भी बनवा लिया जाता है, फिर बाहर
अब ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता होता है कि उसको किस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है, फिर बड़े बड़े काम निकलवाए जाते हैं अपने आप को सहाफ़ी शो करके। क्या कहेंगे ऐसे जो जाली सहाफ़ी हैं उनके बारे में एक्शन होना चाहिए? नहीं, एक्शन शुरू हो गया है। आज की हमारी स्टोरी यही है कि एक्शन शुरू हो गया है। ठीक है। माजी में होता ये था कि डमी अखबारात थे, बहुत से लोगों ने डमी अखबारात के लिए हुए थे, डमी अखबारात लेकर अखबारात चंद छपते थे, उस पर इश्तिहारात भी लेते थे, सारा कुछ करते थे, फिर उनके ज़रिए पैसा कमाया जाता था। पिछले दिनों कमिश्नर फैसलाबाद ने एक लेटर जारी किया। ये लेटर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। उस लेटर में उन्होंने वाज़ेह लिखा है, ये सरकारी कमिश्नर एक सरकारी अफसर है ना, उन्होंने जब लेटर जारी करता है तो उसकी कोई अहमियत है। उसमें वो लिखते हैं कि वो जारी सहाफ़ी जो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अंदर दरखास्तें देते हैं मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़, उन पर कोई एक्शन ना किया जाए बल्कि इन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन किया जाए। अब हो क्या रहा था, जब इसकी स्टोरी के हम बैकग्राउंड पे गए, हमने चेक किया और कुछ एक आर्डर नए निकले, तो उसमें पता चला कि बहुत से डमी अखबारात हैं, उनके सहाफ़ियों ने ऐसे अखबारात जो ABC भी नहीं है, अच्छा वो ऐसे अखबारात जिनके डिक्लेरेशन भी नहीं है लेकिन ख़ुद ही छप रहे हैं, उसको पूछने वाला कोई नहीं, उन अखबारात के सहाफ़ियों ने क्या किया कि एक माफिया को अपने साथ मिलाया, वो था ठेकेदार माफिया। ठेकेदार माफिया और सहाफ़ियों ने मिलकर सरकारी महकमों के अंदर गए, वहाँ पर जाकर बाकायदा उन्होंने दरखास्तें देनी शुरू कर दी कि एक ठेकेदार गया, उसको अगर मेरिट पे ठेका नहीं मिला तो उस सहाफ़ी ने जाके ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करने के बाद उस सरकारी अफसर को उसके खिलाफ एक एंटी करप्शन नैब में मुख्तलिफ अदारों में दरखास्तें देनी शुरू कर दी। अब एक सरकारी अफसर के लिए ये बहुत बड़ी होती है चीज़ कि जब उसके खिलाफ दरखास्त जाएगी, वो सुबह उठेगा, उसको बुला लिया जाएगा। अब देखने में ये भी आया, ये बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाकायदा उस एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि कई सरकारी इदारों के अफसरान भी साथ इन्वॉल्व थे, यानी जो इन्वेस्टिगेशन करते थे। एक दरखास्त देता था, एक डमी अखबार का साथ लेटर लगाता था और जिसको पास दरखास्त जाती थी वो उस अफसर को बुला लेता था, यानी काफ़ी लोग आपस में मिलकर ये सब कुछ कर रहे थे। जिसके बाद ये नज़र आया कि बहुत सी दरखास्तें ऐसी हैं जिसकी वजह से सरकारी अफसरान का वक्त ज़ाया होता है, बहुत सी तफ्तीशें ऐसी हैं जो तफ्तीश होती ही नहीं, लेकिन उसमें लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, अदारों का नाम इस्तेमाल होता है, पैसे कोई और ले जाता है, अदारे बदनामी में आते हैं, ये ब्लैकमेलिंग आती थी। इसके बाद हुआ ये कि अब बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया जा रहा है और इस पर बाकायदा काम हो चुका है। उन जमी अखबारात की लिस्ट बनाई जा रही है, उन लोगों की जिन्होंने एक से ज़्यादा अफराद के खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तें दी हुई हैं, उस पर उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करने का फैसला हो चुका है कि हर अफसर के खिलाफ दरखास्त क्यों देते हैं और इस दरखास्त के पीछे क्या होता है। पीछे जो ठेकेदार माफिया है, एक उनके खिलाफ एक्शन होने लगा, एक इन लोगों के खिलाफ एक्शन होने लगा। अभी मेरे पास जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सैयद अली रमज़ान ये एक शख्स है जिसके मतलब उन्होंने लिखा है कि इसने एक नहीं सैकड़ों दरखास्तें दी हैं। ये जाली ठेकेदार माफिया है, ये फलां है। उसके बाद एक जाली साहबी का लिखा है रफाकत अली, एक का लिखा आबद अली आबद, कि ये मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ दरखास्तें देकर पैसे कमा रहे हैं। अब वहाँ पर जो लिस्ट बनी है उसमें 100 से ज़्यादा डमी अखबारात हैं, 100 से ज़्यादा। फिर YouTube चैनल है, एक अच्छे चैनल्स के नाम पे YouTube दो मतलब इस काम को और आसान बना दिया वेब चैनल्स ने। अब ये जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, इसने वो ब्लैकमेलिंग, वो जो माफिया है, वो जो ठेकेदार माफिया आप कह रहे हैं, इनका काम और आसान कर दिया। और इसमें उन्होंने कहा आप स्लोगन बनाए, लोगो बनाए, आप एक माइक पकड़े, किसी को भी ब्लैकमेल कर लें। और उसके बाद जो सरकारी इदारों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर बैठे हैं, उनको जाके आप उनमें से किसी एक को साथ मिला लेते हैं। असूल अब उन्होंने ये भी एक रूल बना दिया है और इसका आइंदा आने वाले 36 घंटों में ये बाकायदा नोटिफिकेशन हो जाएगा, ये जारी हो जाएगा जल्द अज जल्द। उसमें यह कहा जाएगा कि जब तक आप अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं दरखास्त पे कर लेते, उस वक्त तक हम मुतल्लिका सरकारी अफसर को नहीं बुलाएंगे। ये कानून भी है, लेकिन इस पर अमल नहीं होता था। चोर और चौकीदार मिले होते थे, अफसर को बुला लिया जाता था, उससे क्या होता था, सरकारी काम में भी हर्ज होता था, वो भी सुबह से लेकर शाम तक भुगतता था और एक ब्लैकमेलर क्या तो ब्लैकमेल होता था। अब पाकिस्तान के अंदर ये बाकायदा इसको कानून बनाया जा रहा है। एक तो वो 2 नंबर सहाफ़ी, 2 नंबर ठेकेदार और ऐसे सरकारी अफसरान जिनके गठजोड़ से ये सारा कुछ हो रहा था, उनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। और आइंदा चंद दिनों में हम ये भी ब्रेक कर दें कि ये बाकायदा कानून बन रहा है। आप नहीं समझते राना साहब, अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, वेब चैनल जो है हर किसी ने बना ली और बड़ी अच्छी बात है, बनाने भी चाहिए, लेकिन कोई SOPs होने चाहिए, कोई कवायद व ज़वाबित होने चाहिए। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से हुकूमती सतह पर कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाने चाहिए। शदीद ज़रूरत है कि हर कोई ऐसे ही उठ के अपना चैनल ना बना ले, क्योंकि होगा चूंकि ये कोरोना से निकलने, ये कोरोना की वबा से हम निकल रहे हैं, तो उसके बाद ये सारा कुछ होने जा रहा है। लेकिन चूंकि आज हमारी तो खबर यही थी कि किस तरह ये लूटा जा रहा है और अब इस पर पहली दफ़ा एक्शन होने जा रहा है
और इस एक्शन में बहुत से डॉक्यूमेंट्स सबूत जो हैं हमारे पास भी आ गए हैं, स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत के पास भी आ गई हैं। जब एक सरकारी सतह पर जब लेटर निकलना शुरू हो गए हैं और उसके बाद उन लोगों के पीछे जो लोग खड़े थे, जो उनके ज़रिए ठेके ले रहे थे, जो उनके ज़रिए ब्लैकमेल कर रहे थे, और ब्लैकमेल होने वाले अफसरान इसलिए ब्लैकमेल हो जाते थे ज़्यादातर क्योंकि कभी कोई ना कोई उनको सरकारी इदारा बुला लेता था। तो इस खौफ से कि ये शायद बड़े बाअसर है और इनके कहने पे, इनके एप्लीकेशन पे बुला लिया जाता है, तो वो बेचारे उनको कोई ना कोई काम कर देते थे। ठीक है, 2 नंबरी होती है, जहाँ पे सरकारी अफसर 2 नंबर होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सहाफ़त का नाम और उसके साथ ठेकेदार माफिया का नाम इस्तेमाल करके ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकायदा कानून तो बन चुका है। अब सर्कुलर भी एक निकल आया है, कमिश्नर फैसलाबाद ने अगर निकाला है तो उसके बाद बाकी भी जगह से निकल रहा है, और आने वाले दिनों में इस पर सख्त तरीन एक्शन हो रहा है। और आइंदा 36 घंटों में ये एक बिल्कुल सर्कुलर जारी हो जाएगा तमाम अदारों के अंदर, जिन्हें कहा जाएगा कि किसी सरकारी अफसर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन उस वक्त शुरू की जाए जब आपको मुकम्मल सबूत मिले, सिर्फ एक कागज़ के ऊपर लिखा। सहाफ़ियों के लिए एक क्वालिफिकेशन होती है, एक उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, एक प्रोसीजर से, एक प्रोसेस से गुजर के आप इस हॉट सीट तक पहुँचते हैं। कलम का और कागज़ का और सहाफ़त का जो एक सहाफ़ी का रिश्ता है कलम और कागज़ के साथ, वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आप चूँकि सीनियर हैं, आपको पता होगा। लेकिन ये जो साख डैमेज की है, ये जो माफिया है, ठेकेदार माफिया, जाली सहाफ़ी जो कि ऑफिस कार्ड्स को मिसयूज़ करते हैं, नाम को, लोगों को, स्लोगन को मिसयूज़ करते हैं, आप नहीं समझते कि इसी ने आज, इसकी वजह से आज इस नहज पे पहुँचा है? बिल्कुल इसी तरह इसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ। एक खबर, सिंगल कालम खबर पे एक्शन होता था, सिंगल कालम खबर पे टीवी पर चलने वाले एक टिकर पे फौरी तौर पर सारा कुछ हिल जाता था। आज ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारे अंदर जब कुछ ऐसे लोग आ गए जिनका झूठ, जिनके ज़ाती मुकासद थे, जिन्होंने सहाफ़त को सहाफ़त की बजाय ज़ातियात के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने सहाफ़त पे लूट मार का बाज़ार गर्म किया, तो उसकी वजह से आपकी ख़बर की वैल्यू, झूठी खबर झूठी होती है, उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो गई। तो जिसकी बना पर एक का नुकसान नहीं हुआ, पूरी सहाफ़ती बरादरी का नुकसान हुआ। और हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि अब आवाम में भी शऊर है और ख़ुद सहाफ़ी जो हैं बड़े चैनल, देखिए हम जिस चैनल पे बैठे हैं 92 में एक बड़ी रवायत है कि हमारी ख़बर मुसद्दक़ा होती है, हमारी सच होती है, हम खबर को छुपाते नहीं छापते हैं और खबर को सामने लेकर आते हैं जो सच होता है, और इसमें कोई मुफाद नहीं होता। इसमें पहला हमारा होता है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, उसके बाद अदारों के लिए बेहतर हो, जमहूरियत के लिए बेहतर हो, और करप्शन के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान की सालमियत के लिए बेहतर हो। ये एक चीज़ है। बिल्कुल सच, और हक़ाइक़ को छुपाते नहीं बल्कि हक़ाइक़ को बताते हैं। अगले आने बढ़े जी, और आपको बताएं कि 21,000 वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के जिनकी तनख्वाहों में इजाफे का ये मामला है, और मुशीर ख़जाना ने सूबाई हुकूमतों की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे की मुखालिफत कर दी है। मामला कुछ यूँ है कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से विफाक से मशवरा किए बगैर ये तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। सुहेल साहब से जानते हैं। सुहेल साहब, वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में नज़रसानी के लिए कहा है, हिदायत भी जारी की हैं। बताइएगा बेसिकली इशू क्या आ रहा था, क्यों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, इनकी जानिब से मुजाहिरा किया जा रहा था? मदिया, मामला ये है कि इससे पहले माजी के अंदर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें आपस में बाहमी मुशावरत के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया करती थी, लेकिन गुज़श्ता 1 से 1.5 साल के दौरान एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ जिसके अंदर पहल की। पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, उसके बाद सिंध के अंदर उन्होंने इसके अंदर पहल की, और फिर ये मामला पंजाब तक पहुँचा। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के तनख्वाहों में मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में 2 गुना इजाफा कर चुके हैं। यानी कि एक ऐसा अफसर या मुलाजिम जिसकी तनख्वाह 50,000 थी 1 साल कबल, अब वो तकरीबन 1.5 लाख ले रहा है। उसके अंदर मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन थी कि वो लोग डिज़र्व करते हैं, टेक्निकल लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, इट्स ओके। लेकिन मुल्क भर के अंदर एक मशावरत से ये इकदाम नहीं उठाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत ने पहल की, मुलाजमीन का मुतालबा था, मुलाजमीन बहुत खुश हुए। फिर सिंध के अंदर इस मामले को टेकअप किया गया, मुलाजमीन और अफसरान खुश हो गए। पंजाब के अंदर फिर हड़तालों का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ, कलम छोड़ हड़ताल हुई, दफातर बंद किए गए। मखसूस जो शोबों से वाबस्ता अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में हो चुका। कुछ शोबे ऐसे हैं पंजाब के अंदर जिनमें अभी भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब जब फेडरल वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन बिलखसूस पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट जहाँ पे मुख्तलिफ वजारतें वाक़ हैं, वहाँ पर 25,000 सरकारी मुलाजमीन काम की उनकी पोस्ट हैं, जिसमें 4,000 पोस्ट खाली हैं, 21,000 इस वक्त वहाँ पर मुलाजमीन काम करते हैं।
उन्होंने कहा कि महंगाई मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड सतह पर जा चुकी, सूबों के अंदर इजाफा हो चुका, अगर महरूम हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी सेक्रेटेरिएट के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन महरूम हैं। हमने देखा गुज़श्ता 2 हफ्तों से डेली बेसिस पर यहाँ पर एक बड़ा एहतजाज होता है, नारे लगाए जाते हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि सूबों की तरह उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। अब मामला ये है कि वफाकी हुकूमत के ख़जाने के अंदर गुंजाइश नहीं है। अल्टीमेटली वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद साहब ये मामला उठाकर वफाकी काबीना में ले गए, और ये जो कहानी स्टोरी हम आप नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, ये वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी है। उन्होंने वहाँ पर मामला टेकअप किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप देखिए कि हमारे जहाँ पे काबीना का इजलास हो रहा है वहाँ से चंद मीटर्स के फासले के ऊपर इस वक्त भी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, उनके मुतालबात के ऊपर हमें गौर करना होगा, वो लोग परेशान हैं। दीगर वज़रा ने भी इसके ऊपर सपोर्ट किया उन्हें। अल्टीमेटली वहाँ पर मौजूद थे मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख साहब, उनसे कहा गया कि आप इनके मुलाजमीन का मसला हल कीजिए। तो मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़ौरी इजाफे की मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा है जनाब ये इजाफा फ़ौरी तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके से ये तासुर जाएगा कि मुलाजमीन से हुकूमत ब्लैकमेल हो गई है और ये अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सूबाई हुकूमतों ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है, माजी के अंदर पहले ऐसा कभी नहीं होता था, उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुशावरत नहीं की, ये गलत इकदाम है, वो भी नहीं होना चाहिए था। तो मुशीर ख़जाना ने तो अपने ख़जाने को, अपने बजट को, IMF के टारगेट को सामने रखते हुए किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले के अंदर इंटरवीन किया। उन्होंने दोबारा हदायत की वजारत ख़जाना को कि डेली बेसिस के ऊपर हज़ारों मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, आप उनका मुतालबा सुनिए, उन्हें टाइम लाइन दीजिए। ठीक है, ये तासुर कायम नहीं होना चाहिए कि हुकूमत ब्लैक में हो गई है, लेकिन वो डिज़र्व करते हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। बल्कि यहाँ तक बताया गया कि वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी सैलरी की बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है। तो मुलाजमीन परेशान है, जहाँ तनख्वाह ज़्यादा है वो लोग वहाँ पर ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करते हैं। वफाकी मुलाजमीन के मुतालबे के पेश नज़र वफाकी मुलाजमीन जो है सुहेल वो भी हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, कुछ मुल्की सियासी मंजरनामे के बारे में भी अपने नाज़रीन को आगाह करें। आपको बताते चलें नून लीग की पहले भी हमने बात की है और मज़ीद भी बात करते हैं जी। नून लीग के अंदर एक नया ग्रुप, जैसे कि राना साहब ने पहले भी बताया कि एक बागी ग्रुप जो है वो सामने आया। ये जो बागी ग्रुप है इसमें नून लीग के जो अहम अरकान है, रहनुमा है, उनके बारे में राना साहब ने बताया। राना साहब अगेन आपसे ये पूछना चाहते हैं, कहा जा रहा है कि एक बड़ा ख़तरा है ये बागी ग्रुप जो है, कि बागी ग्रुप जो है किस हद तक चैलेंजिंग साबित होगा अगर हम PTI की बात करते हैं। और साथ में ये भी बताइएगा जो नून लीग का बयानिया है, शहबाज शरीफ बयानिया और नवाज शरीफ बयानिया, आप अगर मुस्तकबिल की हम बात करें नून लीग के, तो आप क्या देख रहे हैं, किसके बयानिया को तक़वियत मिलती दिखाई दे रही है? मुस्तकबिल के बयानिया में शाहिद हकान अब्बासी का बयानिया होगा। मुस्तकबिल में हाँ तीसरा बयानिया होगा। मैं आपको बता दूँ मुस्लिम लीग नून का तीसरा बयानिया आएगा, और आने वाले वक्त में अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है तो मैं ये भी आपको बता दूं आने वाला वक्त साबित कर देगा, अहम तरीन पोस्ट पे कोई शख्स होगा तो वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ नहीं, वो शाहिद हकान अब्बासी होगा। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। और शरीफ ख़ानदान बहुत हद तक भी रहेगा तो पंजाब के अंदर रहेगा अगर मौका मिला तो। मैं ये बता दूँ मुस्लिम लीग नून का बयानिया 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। नवाज शरीफ का बयानिया पिट गया, शहबाज शरीफ का बयानिया बेइतबार हो गया। अब है बयानिया उन लोगों का जो लोग इस वक्त कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर रह के सज़ा भी भुगत रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं और अवामी राब्ते भी कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? मरियम नवाज शरीफ जो है ये शाहिद हकान अब्बासी साहब को मुबारकबाद देने गई थी, रहाई की मुबारकबाद तो पहले दे दी थी, मुलाकात हो गई थी। शाहिद हकान अब्बासी साहब लाहौर आए थे, लाहौर में शाही किले से होकर चले गए थे। ये किस तरह हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है, ये बात नहीं थी। बात ये थी कि उनको भी एक चीज़ समझ आ गई है कि अचानक वो लोग जिन लोगों को पहले ये समझते थे ये बिल्कुल हमारे घर की लोनी है, जो चाहेंगे हम कर लेंगे, अब वो लोग अचानक क्यों इतने मुतहर्रक हो गए हैं? राना साहब लेकिन अगर मरकजी लीडरशिप की हम बात करें, मौजूदा सूरत हाल की कुछ हम बात कर लेते हैं, वो सारी लंदन बैठी हुई है। अब ये जो खला हमें नून लीग का इस वक्त मुल्क के अंदर एक दिखाई दे रहा है, वो खला आप क्या समझ, शाहिद हकान अब्बासी जो है इसको बड़े अच्छे से इसको वो सिर्फ वही पुर कर सकते हैं? देखें शाहिद हकान अब्बासी पुर करेंगे, ख्वाजा साद रफीक पुर कर रहे हैं, उनके साथ एहसन इकबाल है, उनके साथ वो सारी टीम है जो टीम मैं फिर कह रहा हूँ जो तीसरा ग्रुप है ना, ये वो टीम है। देखें जब क़यादत बाहर होती है ना तो जो मुल्क में मौजूद होता है उसको मौका मिलता है। अब जो मुल्क में मौजूद है उसको मौका मिल रहा है, जाके MKM से मुज़ाकरत कौन कर रहा है?
सिंध में 2 दिन 4 दिन रह के कौन आया है? मखदूम जावेद हाशमी जो है उनके पास कौन गया है? अब आने वाले दिनों में ज़हन में रखिएगा, ये इसलिए सब कुछ हो रहा है जब जनूबी पंजाब का एक अलहदा सेटअप बन गया, जब वहाँ पे एक सेक्रेटेरिएट बन गया, वहाँ पे सारा कुछ हो गया, तो फिर नून लीग की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, मैं फिर कह रहा हूँ जनूबी पंजाब से तल्लक रखने वाली, वो इनसे कट के वहाँ उनके अपने मसाइल के हल के लिए उनके साथ हो जाएगी हुकूमत के साथ, और जो बाकी बचेंगे उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, उनकी तकसीम होगी। कुछ तकसीम जाएगी मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पास, कुछ तकसीम जाएगी शाहिदा खान अब्बासी के पास। पोटोहार का जो सिलसिला है, पोटोहार के जो लोग हैं वो एक तरफ चले जाएंगे। लेकिन पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह खुद को मनवाया, आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल की अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब जो एक दफ़ा फिर से मनवाने आएंगे मैदान में अपने आप? नहीं, मुस्तकबिल में हालात बहुत चेंज नजर आएंगे। ठीक है जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से तीनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।